हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जब जनता बगावत करती है, जब जनता विद्रोह करती है तो क्या होता है, जिसमें हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद क्या हुआ वो भी हम जानने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल इंडिया में आ चुका था और ब्रिटिशर्स ने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी थी जो हर तरीके से लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रही थी, चाहे वो कोई रूलर हो, कोई पीजेंट्स हो, कोई सिपोई हो या फिर ट्राइबल्स हो। हर किसी की लाइफ को उन पॉलिसीज़ ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। अब बहुत सारे लोग जो थे इससे दुखी भी थे, इसीलिए उन्होंने विद्रोह करने का सोचा। छोटे छोटे विद्रोह तो कई बार हुए, लेकिन अब जो विद्रोह होने वाला था वो एक बड़े स्तर पर होने वाला था, बहुत बड़ी क्रांति होने वाली थी। तो यही हम जानेंगे कि आखिर ये बड़ी क्रांति होने क्यों वाली थी, मतलब इससे पहले लोगों के बीच में क्या बातें हो रही थी, क्या पूरे कंट्री में कंडीशन थी, वो हम देखने वाले हैं। रूलर्स की क्या कंडीशन थी, पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी, आम लोग क्या सोच रहे थे, सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिसीज़ एंड द पीपल, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी वो लोगों को कैसे अफेक्ट कर रही थी। ब्रिटिशर्स ने कई सारी पॉलिसी बनाई, जैसे कि अपने एजेंट्स रखना, अपने रेसिडेंट्स रखना कोर्ट में, उसके अलावा सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स, पैरामाउंट्सी का क्लेम, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। तो नवाब ने अपनी पावर लूज़ कर दी। कैसे लूज़ करी, इन पॉलिसीज़ की वजह से पीजेंट्स और सिपोइस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, इनके कौन कौन से सोसाइटी में ब्रिटिशर्स ने चेंज किए। इसके बाद थ्रू द आइस ऑफ पीपल, यानी कि आम लोग क्या सोच रहे थे, उनके बारे में क्या बातचीत हो रही थी इस बड़े विद्रोह को लेकर, वो भी हम जानने वाले हैं। जिसमें हम पहला अकाउंट पढ़ेंगे माझा प्रवास बुक से, जो कि विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार, ये जो अकाउंट है, जो मेमोयर है, यानी कि संस्मरण, जो कि सीताराम पांडे के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में हम पढ़े। उसमें से एक एग्जर्प्ट हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड द पीपल, नवाब लॉस्ट देयर पावर। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, तो उससे नवाब पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो बहुत सारे जो नवाब्स थे, बहुत सारे जो रूलर्स थे, उन्होंने अपनी पावर धीरे धीरे खो दी। क्यों खो दी? क्योंकि कंपनी ने रेसिडेंट्स बिठा दिए थे। रेसिडेंट्स यानी कि एजेंट्स कंपनी ने इन रूलर्स के, नवाब्स के कोर्ट में बिठा दिए, जिसकी वजह से नवाब्स की पावर जो है वो कम हो गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स लगा हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का मतलब है कि अगर कोई रूलर है जिसके पास अपना मेल हेयर नहीं है, यानी कि कोई उसका अपना बेटा नहीं है, तो उसकी जो टेराइटरी है वो ब्रिटिशर्स कब्जे में ले लेंगे। अगर उसका एडोप्टेड सन भी है तो भी कब्जे में उसकी टेराइटरी ले ली जाएगी। अब यहाँ पर कुछ रूलर्स ने सोचा कि क्यों ना नेगोशिएशंस को अपनाया जाए, क्यों ना बातचीत करी जाए। जैसे अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, तो उन्होंने सोचा कि बातचीत करके हम शायद हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि उनका जो एडोप्टेड सन है उसे उनका हेयर मान लिया जाए, यानी कि उनका वंशज मान लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाना साहेब, जो कि एडोप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव टू के। नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव टू के एडोप्टेड सन थे, तो उन्होंने भी नेगोशिएशंस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, मेरी फादर की जो पेंशन है वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी काम नहीं बना नेगोशिएशन से, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इनकी बात नहीं मानी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी पॉलिसीज, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के अंदर यह भी था, यह भी रूल बनाया गया था कि अगर
किसी एरिया में ब्रिटिशर्स को लगता है कि मिस गवर्नमेंट हो रही है तो उसकी भी टेरिटरी कब्जे में कर ली जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अवध की जो टेरिटरी थी, जो अवध का एरिया था, अवध में सबसे पहले 1801 में सब्सिडियरी अलायंस लगाया गया। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है कि जो रूलर है वहाँ का वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता है, कंपनी उसको आर्मी देगी और वो रूलर कंपनी को पैसा देगा उसके बदले, ठीक है। तो और अगर वो रूलर पैसा नहीं देता है तो उसे उसकी टेरिटरी छीन ली जाएगी। तो अवध में 1801 में सब्सिडियरी अलायंस लगाया गया और 1856 में अवध को कब्जे में कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा कि यहाँ पर मिस गवर्नमेंट हो रही है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए ब्रिटिश रूल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर सब्सिडियरी अलायंस लगाने के बाद इसको कब्जे में भी कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद मुगल रूलर्स की अगर हम बात करें तो जो कॉइन होते थे, कॉइन से मुगल रूलर के नेम भी हटा दिए गए। कॉइन से जो नेम थे रूलर्स के वो भी रिमूव कर दिए गए और ये तक डिक्लेयर कर दिया गया 1856 में कि जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर वो लास्ट मुगल रूलर होगा, यानी कि उसके बाद जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे उन्हें प्रिंस कहा जाएगा, वो केवल राजकुमार होंगे, वो कोई राजा या रूलर नहीं होंगे। लास्ट रूलर तो कौन है? बहादुर शाह जफर है, ऐसा यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पॉलिसीज थी उनसे नवाब पर, रूलर्स पर क्या इफेक्ट हो रहा था, तो सभी को ऑब्वियसली बहुत गुस्सा तो आएगा। उसके बाद पीजेंट्स की अगर हम बात करें तो पीजेंट्स भी यहाँ पर बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि एक तो यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा था, उसके अलावा ये अगर लोन ले लेते मनी लेंडर से टैक्स पे करने के लिए या अगर खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो ये टैक्स पे नहीं कर पाते, जिससे कि ये कर्ज के जाल में फंस जाते और इनकी लैंड जो है इनसे छीन ली जाती थी, ठीक है। इसके बाद सिपोइस की अगर हम बात करें तो वो भी खुश नहीं थे। सिपोइस क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि इनके पेमेंट को लेकर, इनके अलाउंस को लेकर और वर्किंग कंडीशंस को लेकर खुश नहीं थे, वर्किंग कंडीशंस को लेकर अनहैप्पी थे, ठीक है। और सिपोइस को यानी कि सोल्जर्स को ये भी लगता था कि जो नए रूल्स बना रहे हैं ब्रिटिशर्स, उससे हमारा धर्म, हमारे बिलीव्स का वोलेशन हो रहा है, जैसे कि ओवरसी वर्क करना यानी कि समुद्र क्रॉस करना। तो सिपोइस को ऐसा लगता था कि अगर हम समुद्र क्रॉस करेंगे तो हमारा धर्म, हमारी कास्ट हमसे दूर चली जाएगी, हम उसे खो देंगे। तो इसीलिए 1824 में जब इन्हें बर्मा जाने के लिए कहा गया ओवरसी, समुद्र को पार करके, तो इन्होंने मना कर दिया। इसलिए यहाँ पर कई लोगों को पनिशमेंट भी दी गई। लेकिन 1856 में रूल बना दिया गया कि आपको जाना ही होगा। अगर आप ब्रिटिश आर्मी में एक सिपोही हैं और अगर ओवरसीज जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको जाना पड़ेगा, ये कंडीशन रख दी गई यहाँ पर, यानी कि नेसेसरी टू वर्क ओवरसीज इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ओवरसीज भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर लोगों को गुस्सा आया। उसके अलावा सिपोइस की जो फैमिलीज़ थी, बहुत सारी फैमिलीज़ इनकी विलेज में रहती थी, तो विलेजर्स का भी गुस्सा, पीजेंट्स का भी गुस्सा सिपोई के ऊपर आ गया, यानी कि हमारे, एक तो हम यहाँ पर परेशान हैं, हमारे फैमिली वाले वहाँ पर परेशान हैं, तो सबकी कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़राब थी, बहुत दुखी से सब बहुत दुखी थे। इसके बाद रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस किए ब्रिटिशर्स ने, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ब्रिटिशर्स ने किए, जैसे कुछ अच्छे चेंजेस भी किए, जैसे सती प्रथा को रोकना और विधवा पुनर्विवाह यानी कि विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, जैसे अच्छे कदम भी उठाए। उसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। और साथ ही 1830 की अगर हम बात करें तो 1830 में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे,
क्रिश्चियन मिशनरी, उनको फ्रीली फंक्शन करने के लिए अलो कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं। उसके अलावा 1850s में यानी कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को ये प्रमोट कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में सब कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्ट हो जाए तो अच्छा होगा। क्रिश्चियन मिशनरीज को एक तो अलो कर दिया गया, उसके अलावा 1850 में तो ये तक रूल बना दिया गया कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन जो है वो इजी हो जाएगा। यानी कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है, आराम से आप क्रिश्चियनिटी में आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको आप इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है उसको आप ओन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया गया, इसीलिए इंडियंस को लगने लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो लोगों में भी गुस्सा आ गया, हर तरीके से लोगों में यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। तो हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि आखिर लोगों ने बगावत क्यों की, इतने बड़े लेवल पर वो भी। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो लोगों को अफेक्ट कर रही थी। अब इसके अलावा थ्रू द आइज ऑफ पीपल, यानी कि लोग क्या सोच रहे थे वो भी हम यहाँ पर साथ में देख लेते हैं, जिसमें हम 2 अकाउंट पढ़ने वाले हैं। लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए 2 पार्ट्स में हम लेक्चर को करने वाले हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में और बाकी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला अकाउंट है माझा प्रवास, जो कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। तो इस अकाउंट में इन्होंने बताया है, विष्णु भट्ट गोडसे ने, कि जब वो एक यज्ञ यानी कि एक रिलीजियस सेरेमनी के लिए अपने अंकल के साथ जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उन्हें एक सिपोही मिलता है जो उन्हें बताता है कि आप आगे मत जाइए क्योंकि 3 दिन में यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। अब उन्हें लगता है कि ये कौन सा प्रोटेस्ट होने वाला है, तो सिपोही उन्हें बताता है कि जो इंग्लिशमैन हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने 84 रूल की एक लिस्ट बनाई है और कलकत्ता में एक मीटिंग करके, जहाँ पर राजा और राजकुमार सभी थे, वहाँ मीटिंग में इन 84 रूल्स को उन्होंने क्या किया है, लोगों को बताया है, अनाउंस कर दिया है। ऐसा सिपाही ने उन्हें बताया। फिर क्या होता है, ये अनाउंस करने के बाद राजा उन्हें नहीं मानते हैं ऑब्वियसली, और राजा अंग्रेजों को धमकी देते हैं कि अगर ये रूल्स इम्प्लीमेंट आपने किए तो बहुत बुरा इसका परिणाम होगा, ऐसा यहाँ पर किंग्स कहते हैं। फिर किंग्स बाद में जाते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर सभी सोचने लग जाते हैं कि अब एक बड़ा विद्रोह होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो विष्णु भट्ट गोडसे थे जा रहे थे, तो सिपाही ने उन्हें बताया कि कैसे जो इंग्लिशमैन है वो रूल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन राजा उन्हें धमकी दी है और राजा प्लानिंग कर रहे हैं एक बड़े विद्रोह की। इसीलिए इनको आगे जाने से रोका कि आप यहीं रुक जाइए, आगे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे पास अकाउंट है फ्रॉम सिपोही टू सूबेदार सीताराम पांडे का। तो सीताराम पांडे जो थे वो बंगाल की नेटिव आर्मी में एक सोल्जर थे, जिन्होंने कई सालों तक ब्रिटिशर्स के अंडर ऑब्वियसली सर्व किया, क्योंकि वो एक सिपोही थे। ब्रिटिशर्स का उन्होंने सपोर्ट भी किया, कई सारे जो अपराइजिंग होते थे उनको सप्रेस करने के लिए। एक अपराइजिंग में तो सीताराम पांडे का बेटा भी था जिसको ब्रिटिशर्स ने मार भी दिया, उनकी ही सीताराम पांडे की आंखों के सामने। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया क्योंकि वो उस समय एक सिपोही थे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन्होंने अपनी जो मेमोयर है, जो संस्मरण है फ्रॉम सिपोही टू सूबेदार, उसमें क्या बताया, उसमें इन्होंने बताया जो ये ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहला पॉइंट कि जो अवध को कब्जे में कर लिया गया, जैसे हमने देखा कि 1856 में अवध को कब्जे में कर लिया गया, तो अवध को कब्जे में करने से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो पहला पॉइंट इन्होंने नोटिस किया। दूसरा पॉइंट कि जो रूलर्स के साथ जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसके अलावा थर्ड पॉइंट यहाँ पर इन्होंने नोटिस किया कि जो आर्मी है, जो सिपोइस की आर्मी है, वहाँ पर जो कार्ट्रिज यूज़ किए जा रहे हैं, जो कारतूस यूज़ किए जा रहे हैं, जो हमें पता है कि जो गन में उसको डालने के लिए जो कारतूस होता था उसको पहले मुँह से खोलना पड़ता था, और जो कारतूस हैं उसके ऊपर, ऐसा सुनने में आया वहाँ पर सभी आर्मी वालों को, सभी सिपोइस को, कि उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी होती है, फैट होता है।
तो इसीलिए फिर सिपोइज में भी गुस्सा आ गया, क्योंकि हिंदू जो है वो गाय को पवित्र मानते हैं और मुस्लिम जो है वो सूअर को अपवित्र मानते हैं। तो इसीलिए सभी के मन में गुस्सा आ गया। 3 पॉइंट उन्होंने नोटिस किए। पहला, अवध को कब्जे में करना। दूसरा, रूलर्स के साथ बुरी तरीके से बिहेव करना। तीसरा, चरबी लगे कारतूस का यूज़ करना। तो इस वजह से इन्हें लगा कि बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। उस विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या उस विद्रोह में होता है, सब कुछ हम जानेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।